कल की क्लास में हमने लास्ट में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव। दो समान एवं विपरीत आवेश जब एक निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कल की कक्षा में बताया जा चुका है। ये विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें कुल आवेश शून्य होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें क्या मिलता है, हमें वैद्युत क्षेत्र। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें दो स्थितियां बनेंगी, पहला अक्षीय बिंदु पर कितना होगा, दूसरा निरक्षीय बिंदु पर, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम सबसे पहले किसके लिए करेंगे, एक्सियल पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक द्विध्रुव बनाया, यहाँ पर -q और +q आवेश कुछ दूरी पर, हमने कल बताया था 2l दूरी पर है। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो Q से -q से O तक की दूरी L, O से लेकर +q की दूरी भी L। तो अक्षीय बिंदु का मतलब हुआ -q से +q को जो वाली लाइन मिला रही है, इसी को आप आगे बढ़ाते जाइए। इस लाइन में जितने भी बिंदु होंगे वो सब क्या कहे जाएंगे, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु। तो हम आगे बढ़ाते गए, हमने कहाँ पर रोका अपना हाथ, बिंदु P पर। सपोज हमें इसी बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हम सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। द्विध्रुव का केंद्र कहाँ पर है, O पर। तो O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R, स्पष्ट है। अब +q से लेकर P तक की दूरी कितनी है, ये O से लेकर P तक है R टोटल। तो ये L सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो +q से लेकर P तक की दूरी कितनी आ गई, R - L। ऐसी -q से लेकर कितनी हो जाएगी, R है यहाँ से यहाँ तक की, तो +L एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो -q से R + L दूरी पर है बिंदु P। तो अब काफ़ी सिंपल है ये करना, क्योंकि हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पहले से ही जानते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र एक बार फिर पुनः बोल रहे हैं, 1/4πε0 q/r²। r जहाँ पर क्या है, आवेश से बिंदु की दूरी, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये +q है बिंदु P पर। तो सूत्र क्या है, 1/4πε0 q। r मतलब कितनी दूरी पर है, तो देखिए +q से P कितनी दूरी पर है, लिखा गया R - L का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन देखिए P कैप लिखा है, कल आपको बताया जा चुका है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। यहाँ पर हमने सो भी की है, P कैप की दिशा ये है। तो +q की वजह से भी हमने आपको पहले ही बताया है कि +q अगर कोई बिंदु आवेश है, उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आवेश से दूर की तरफ, मानी इसी दिशा में होगी, P की वाली दिशा में। P ही वाली दिशा में हमारा P कैप भी है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और उसी दिशा में क्या है, +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, P कैप, यानी E + q की वजह से किसकी क्षेत्र में, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। अब ऐसी -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना है P पर, E - q 1/4πε0। ऊपर फिगर से देखिए -q से P कितना दूर है, R + L। तो q/r+L होल स्क्वायर। -q की वजह से क्या होती है, ऋणात्मक आवेश की वजह से क्षेत्र की दिशा अपनी तरफ होती है, ये हमने ऊपर शो भी किया है। E - q उल्टी दिशा में, जबकि P कैप इस दिशा में। तो उल्टी दिशा होने की वजह से हमें कौन सा चिन्ह लगाना पड़ा, -q वाले में -P कैप। तो कुल क्षेत्र क्या होगा, कुल क्षेत्र काफ़ी सिंपल है, इन दोनों का सदिश योग। तो E = E धन q धन E ऋण q। तो E = आ गया, वैल्यू रख दीजिए आप ऊपर से, 1/4πε0 q/r - L होल स्क्वायर P कैप प्लस 1/4πε0 q/r+ होल स्क्वायर माइनस P कैप। फिर आगे को हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/4πε0 q P कैप कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 1/r - L होल स्क्वायर माइनस 1/r+L होल स्क्वायर। तो फिर आगे देखिए 1/4πε0 q P कैप। अब देखिए r+L होल स्क्वायर इस 1 के साथ आएगा, r - L होल स्क्वायर इस 1 के साथ जाएगा माइनस में। तो a + b होल स्क्वायर खोलने पर मिलेगा r² + L² + 2rl। और यहाँ देखिए जो प्लस आएंगे वो माइनस हो जाएंगे, बीच में माइनस का साइन है, और जो माइनस आएगा वो प्लस। तो -r² - L² + 2rl हो जाएगा ये, और नीचे आएगा r - L होल स्क्वायर इंटू r+L होल स्क्वायर। तो देखिए r² और L² निगेटिव वाले टर्म्स से कैंसिल हो गए। 2rl और 2rl कितना आया, 4rl। और नीचे क्या आया, r - L इंटू r+L का होल स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए बाहर का तो ऐसी है, 4rl को लिख सकते हैं हम 2 × 12 × r। देखिए फिर भी वही आएगा, 2 2 जा 4lr, कोई अंतर नहीं पड़ा। और नीचे देखिए हमने क्या क्या, a - b, a + b क्या हो जाता है, a² - b², उसका भी होल स्क्वायर, r² - L² का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे वही लाइन हमने दोबारा लिखी है यहाँ पर, E = 1/4πε0 q P कैप 2 × 12 × r² - L² होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इस 2l को हम बाहर ले आए q के साथ, इंटू P कैप है, और अंदर क्या बचेगा, 2r/r² - L² का होल स्क्वायर। तो q × 2l क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। अगर परिमाण q × 2l है, उससे अगर एकांक सदिश से गुणा कर दिया तो क्या बन जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का वेक्टर। तो 1/4πε0 इन तीनों की वैल्यू क्या हो गई, P कैप 2r/
पी वेक्टर 2r अपॉन आर स्क्वायर मैंने एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र का मान है। अब हम एक विशेष स्थिति कंसिडर करेंगे, यदि बिंदु P द्विध्रुव से क्या हो, बहुत अधिक दूर हो। मीन्स -q + q ये एक द्विध्रुव है, बिंदु P इस बार नज़दीक पर ही था। सपोज ये बिंदु P बहुत ज़्यादा दूरी पर है इस द्विध्रुव के साइज की तुलना में। ये दो दूरी 2l है, इससे बहुत दूर है P, यानी R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L का मतलब क्या होगा, समीकरण 1 से आप देखिए यहाँ पर हमने लिखी है 1/4πε0 P। हम L को इग्नोर कर सकते हैं, L को इग्नोर करेंगे तो नीचे R स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की पावर 4, एल स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है तो एल स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, इस वजह से एल स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। तो ई बराबर कितना आ गया 1/4πε0 P 2/r³। आर से आर की पावर 4 कैंसिल हो गया। तो इसे याद रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र का मान लंबी दूरियों के लिए कितना होता है 1/4πε0 2p/r³। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण की समांतर दिशा में होता है, मीन्स एक ही दिशा में होता है। ये है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से लेकर +q। तो बिंदु P पर भी क्षेत्र की दिशा कुल क्या हो जाएगी, इसी दिशा में होगी। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में होता है, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र हो। उसके बाद अगला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। फिर से देखिए क्या होती है ये स्थिति, -q और +q ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसे फिर से 2l दूरी पर है। बिंदु O क्या है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु, l दूरी पर ये है और l दूरी पर ये है। तो ये जो मध्य बिंदु से होकर जाने वाली जो ये लाइन है, इसे कहा जाता है निरक्षीय अक्ष। निरक्षीय अक्ष का मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस। इस अक्ष में जितने भी बिंदु होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, निरक्षीय बिंदु या इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो या कई लोग विषुवत भी बोलते हैं, जैसे दिनेश की बुक है उसमें विषुवत शायद लिखा गया है, तो हम इसे इक्वेटोरियल या निरक्षीय ही बोलेंगे। निरक्षीय मतलब मध्य बिंदु से होकर जाने वाली द्विध्रुव के लंबवत जो लाइन है उसे कहा जाता है निरक्षीय अक्ष। और निरक्षीय अक्ष के सभी बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या हमने वही किया है, मध्य बिंदु से बिंदु P पर सपोज निरक्षीय स्थिति पर निकालना कितनी दूरी है, इस बार भी हमने r मान ली। तो आप ध्यान से देखिए, ये l है ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से √r² + l²। ये इसलिए निकाला क्योंकि +q से p की दूरी यही है, और ऐसी -q से भी यही होगी √r² + l²। अब ध्यान से देखिए, +q से बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आवेश से दूर की तरफ। तो +q ये है, यहाँ पर क्षेत्र की दिशा कहाँ की तरफ है, दूर की तरफ है, आवेश से। और ऐसे ही देखिए -q से क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आवेश की तरफ। देखिए हमने लिखा है E -q कहाँ है, P से क्षेत्र की आवेश की तरफ। और P कैप की दिशा भी क्या होगी, माइनस से प्लस। तो ध्यान से देखेंगे क्या किया हमने आगे, +q के कारण इस बिंदु P पर कितना चुंबक वैद्युत क्षेत्र है, तो E + q क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q/r² + l²। √r² + l² का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। और PM की दिशा में, PM की दिशा का मतलब होगा कि +q से दूर की तरफ। ये पहली कक्षा में ही बताया जा चुका है कि धनात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होता है। अब -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, फिर से चित्र में देखते हैं। दूरी वही है √r² + l², तो वही टर्म लिख दिया हमने 1/4πε0 q/r² + l²। लेकिन दिशा क्या है, लिखा है P से -q की ओर, क्योंकि ऋणात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आवेश की तरफ होती है। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमें दिशा मिल गई। यहाँ पर देखेंगे आप, ये किसकी दिशा है, E + q की, और ये किसकी दिशा है, E - q की। अगर आपको याद होगा बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो परिणामी की दिशा क्या होती है, जो मुख्य विकर्ण होता है, तो ये परिणामी की दिशा होगी जो यहाँ हमने n से दिखाई है। तो आप देखिए हमने लिखा चित्र से E + q तथा E - q का परिणामी क्या है, PN दिशा में है। अब ध्यान से देखिए, ये कोण कितना माना है हमने, थीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो E + q का एक घटक साइन थीटा वाला ऊपर को है, एक घटक सीधे में कॉस थीटा वाला। ऐसे E - q का एक घटक कॉस थीटा इसी दिशा में, n वाली दिशा में, एक नीचे को। तो देखिए E + q का कौन सा घटक है ऊपर को, साइन थीटा, इस वाले का नीचे को है। तो साइन थीटा वाले एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। और
कॉस थीटा वाले क्या हो जाएंगे ऐड। अब एक चीज़ आप गौर करिए, परिमाण में प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है, दोनों बराबर है, केवल दिशाओं का अंतर था। तो हम क्या लिख सकते हैं, कुल क्षेत्र ई बराबर 2 बार ऐड हो जाएगा प्लस क्यू का या माइनस क्यू का, दोनों बराबर ही है, 2E प्लस क्यू, और साथ में कौन सा घटक ऐड हो रहा है, कॉस थीटा वाला। साइन थीटा ऊपर और नीचे वाले क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल। तो क्या लिखा हमने, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि परिमाण में क्यू ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू क्या है, बराबर। अब ध्यान से देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स आधार बट्टे कर्ण। बेस कितना है, एल, आधा, और कर्ण कितना है, अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए हमने वही वैल्यू रखा है, 2E प्लस क्यू एल बट्टा अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए एक दिशा हमने लगा दी इसे वेक्टर बनाने के लिए। ये जानते हैं हम, पी कैप की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये ठीक उल्टी दिशा आ रही है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस पी कैप, मतलब पी कैप की किस दिशा में, उल्टी दिशा में। तो अब आगे देखिए हमने सॉल्व कैसे किया है, ई प्लस क्यू की वैल्यू हमने देखिए यहाँ पर से लिखी है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये देखिए 2 अपनी जगह पे है, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वहाँ से आया, एल अपन अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को 1/2 लिख सकते हैं पावर में, और माइनस पी है ई प्लस क्यू का मान रखने पर। अब देखिए आगे को ये गणितीय गणना है, उतनी टफ नहीं है। तो ई बराबर देखिए हमने क्या किया है, ध्यान से, क्यू यहाँ पर है, Q इंटू 2L कर दिया, माइनस पी कैप को पीछे से ही रखा है, और बाकी नीचे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 1/2, गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ गई, 1 धन 1/2 3/2। तो वही लिखा है Q इंटू 2L 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2 माइनस पी कैप। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पी अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 माइनस पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। अब विशेष स्थिति देखिए, यदि बिंदु P द्विध्रुव से क्या हो, बहुत दूर, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, L। तो अगर R इज, जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था, अगर ये बिंदु P इसके साइड से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, मतलब R दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी डाइपोल के साइज के हिसाब से, द्विध्रुव के साइज से। तो E बराबर देखिए, नीचे L स्क्वायर को फिर से इग्नोर कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, R3। तो देखिए यहाँ एक माइनस साइन आया है, तो यह ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में भी वैद्युत क्षेत्र होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो ये था 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीसरा टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव कैसे व्यवहार करता है। तो देखिए हमने दिशा दिखा रखी है, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली है, एक डाइपोल रखा है ऐसे तिरछे में थीटा कोण बनाते हुए, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ, वही सब हमने जानकारियाँ दी। अब देखिए F बराबर हमने बताया था आपको, किसी भी आवेश को अगर बाह्य बल क्षेत्र में रखा है, F बराबर क्या होता है, QE। तो इस आवेश के लिए भी F बराबर QE होगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस QE। तो द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना हो गया, 0। इसका मतलब एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में अगर आप किसी भी द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, 0। लेकिन देखिए दोनों बलों की क्या होगी, क्रिया रेखा भिन्न होगी। प्लस क्यू वाला बल यह है, इसमें क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, हमने दिखा रखा है यहाँ पर, एफ की दिशा ये वाली है, क्योंकि प्लस आवेश में क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है, और माइनस वाले में क्या लगेगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो देखिए एक में बल, जहाँ को पेन की टिप है वो दिशा बता रहा है, एक में बल इस दिशा में लग रहा है और एक में बल इस दिशा में लग रहा है। तो देखिए किसी भी वस्तु में, हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अलग अलग क्रिया रेखाओं में बल लगाते हैं, तो एक किसका निर्माण करते हैं, कपल का निर्माण, यानी बल युग्म का निर्माण करते हैं, जो कि क्या करेगा, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का काम करेगा। घुमाने का काम मतलब ये वही वाली बात होगी, एक बल इसमें ऊपर को लगा इस पेन में, एक बल नीचे को, तो ये पेन क्या हो जाएगी, घूमना शुरू कर देगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, दोनों बलों की क्रिया रेखा भिन्न है, तो ये बल युग्म बनाने का। और बल आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म या बल आघूर्ण का मान बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी किनके बीच, बलों के बीच की। तो एक बल ये है, एक बल ये, उनके बीच की दूरी कितनी है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक बल ये है, एक बल ये है, तो बीच की दूरी कितनी है, ए बी। तो ए बी निकालना है, ए बी हमने निकालना है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो देखिए चित्र से आप, ए बी बट्टा ए सी कितना हो जाएगा, साइन थीटा, लंब बट्टा कर्ण। तो ए बी बट्टा ए सी साइन थीटा, ए बी बट्टा ए सी का मान है 2L बराबर साइन थीटा, तो ए बी कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो लिखा हमने, बल कोई भी एक ले सकते हैं आप, QE,
क्योंकि दोनों ही बलों का परिमाण क्यू ई है इंटू ए बी, क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, ए सी का मान 2L साइन थीटा है। इसे ऐसा लिखा जा सकता है टाउ इक्वल टू क्यू इंटू 2L ई साइन थीटा, 2L को आगे ले आए, ये आप जानते हैं क्यू किया गया है, क्यू इंटू 2L क्या होता है पी, द्विध्रुव आघूर्ण, तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना, अगर आपको याद है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, तो ये टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई। और यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को हमेशा किसकी दिशा में लाने का प्रयास करेगा, क्षेत्र की दिशा में। मीन्स ये ऐसे रखा गया था, ये पेन की टिप बता रही है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है और क्षेत्र की दिशा क्या है सीधी, ये देखिए। तो ये क्या प्रयास करता है कि इसे घुमा के कैसे कर दें, इसी दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण आ जाए जिस दिशा में क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।